नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम 6 जनवरी 2019 को जो एसआई का आरपीएफ का पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट का, उसके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जीके के। ठीक है भाई, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया? कौन सा नारा दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सभी को पता है ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी के नारे देख लेते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके बाद नारा है आराम हराम है। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और करो या मरो कहा था महात्मा गांधी जी ने। चारों याद रखने हैं। कौन सा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक। और महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, इनमें से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नहीं रहे हैं? तो अगर मैं बात करूं वीके शर्मा की, तो वो क्या है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं वी लीलाधर की, तो 2004 से लेके 2008 तक रहे हैं। एम के जैन 2018 से 2023 तक। और बीपी कानूनोगा 2017 से 2021 तक। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके डिप्टी गवर्नर रहे हैं। जबकि जो वीके शर्मा है वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं रहे हैं, बल्कि वे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट के सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक थे। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि डैश श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो वो क्या है? एरोबिक। YV है, एरोबिक प्रक्रिया है। AEROBIC। 2 होती हैं, एक होती है आपकी एरोबिक और एक होती है अनएरोबिक, जो कि ये वाली है अवायविक। तो एरोबिक प्रक्रिया होती क्या है? ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित होने की प्रक्रिया को अवायवीय श्रवण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जो सुनील छेत्री है वो किस खेल या स्पोर्ट से संबंधित है? तो सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित हैं। किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से संबंधित हैं। सुनील छेत्री एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर हैं। ये एक स्ट्राइकर या विंग के रूप में खेलते हैं। इन्होंने वर्ष 2002 में मोहन बागान में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। ये अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री या ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आपसे दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि जो सुनील छेत्री हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? तो वो आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? तो अगर मैं बात करूं बादाम फसल की, तो वो घास नहीं है। बादाम फसल घास नहीं है। बादाम मध्यम आकार का एक पौधा होता है। इसकी खेती के लिए 7 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और गहरी बुलई, चिकनी और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर होती है। सबई, बांस तथा अल्फला घास की प्रजाति है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जो 2018 का यूएस ओपन हुआ था उसमें पुरुष का एकल खिताब किसने जीता था? तो वो जीता था नोवाक जोकोविक ने। ठीक है, नोवाक जोकोविक ने जीता था, जो कि सर्बिया के एक प्लेयर हैं। अब इस चीज से यार ध्यान लगा लेना कि 2023-2024 का जो आपका इंपॉर्टेंट क्या होंगे? अवार्ड्स होंगे कि भाई यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो भी है वो किसने जीता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा
निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो कौन सा किया गया? 2011 किया गया था। और 2011 में क्या हुआ था? सेंसस भी हुआ था, जनगणना भी हुई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछी जाती है। तो 2011 सेंसस को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्त्रावित होने को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? वृष्टि कहा जाता है। पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्त्रावित होने को वृष्टि कहा जाता है। जो जलवाष्प होता है, जो वेपराइजेशन होता है, के संघनन के पश्चात नमी के मुक्त होने की अवस्था की वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? जो भारत का योजना आयोग है उसको नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अगर मैं बात करूं नीति आयोग की, तो 2015 में 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं योजना आयोग, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में। ये पहला क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद पूछेगा तथा इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्तुतियों पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। उसके बाद आता है मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो मलेशिया की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? मलेशियाई रिंगिट। क्या है? मलेशियाई रिंगिट, RINGIT, रिंगिट इसकी मुद्रा का नाम है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मलेशिया की तो मलेशियाई रिंगिट, अगर हम बात करें नेपाल की तो रुपया, म्यांमार की तो क्वात। म्यांमार की क्या होती है? क्वाट, ठीक है भाई। उसके बाद आता है चीन की होती है चाइना की युआन, बांग्लादेश टका, ढाका टका और भूटान नगुल्ट्रम, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जो राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान है, कौन सा है? NIBM, कहाँ स्थित है? तो ये आपका पुणे में स्थित है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी नागपुर में। उसके बाद आता है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई में। और भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? किरचॉफ का धारा नियम। कौन सा है? किरचॉफ का धारा नियम। और उसके अनुसार क्या होता है? जो विद्युत परिपथ में किसी संधि या जंक्शन जहां 2 से अधिक चालक आकर मिलते हैं पर आने वाली धाराओं का योग वहां से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। KCL का पूर्ण रूप किरचॉफ का धारा है, ठीक है भाई। उसके बाद है कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो लोकनायक के रूप में किसे जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को। किसे जानते हैं? जो जयप्रकाश नारायण हैं उनको लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारे में हुआ। इनकी विचारधारा मार्क्सवादी या गांधीवादी थी। उन्होंने वर्ष 1974 में सामाजिक परिवर्तन के कार्यक्रम की वकालत की जिसे संपूर्ण क्रांति कहा गया, ठीक है। और 1999 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो 1999 में दिया गया, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? कभी घोषित नहीं किया है, आज तक कभी घोषित नहीं किया गया है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 360, आपने याद रखना है। वित्तीय आपातकाल का
अनुच्छेद कौन सा है 360 के तहत संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर वित्तीय आपातकाल लगा सकेंगे यदि देश में गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है। इस आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाना आवश्यक है। मतलब 2 महीने के अंदर अंदर आवश्यक है और आज तक एक बार भी नहीं लगा है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है लाहौर सत्र कब आयोजित किया गया था या कब आयोजित हुआ था। जो लाहौर सेशन है वो 1929 में आयोजित हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसके चेयरमैन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया था तथा इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया? तो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। कब लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। आपने याद रखना है, इनको भारत रत्न मिला था, वह भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? तो अगर मैं बात करूं सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम की तो वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में स्थित सेंट जॉर्ज पार्क ग्राउंड को क्रूसोडर्स ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। इस मैदान पर 1889 में पहला टेस्ट मैच आयोजित किया गया था। सिर्फ इतना याद रखना है, पहला टेस्ट मैच आयोजित किया गया था 1889 में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो पीओपी होता है, क्या होता है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? तो सूत्र है CaSO4.12H2O। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O है। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? तो ये हुआ था 1873 में, 1873 में हुआ था। सिख धर्म को उसके मौलिक रूप से पुनः प्रतिष्ठित करने तथा सिखों को सच्चे सिख धर्म से परिचित कराने के उद्देश्य से ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञानी सिंह ज्ञान ने 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, आपने सिर्फ ईयर याद रखना है 1873। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। जो उच्च तापक्रम है पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को डैश कहा जाता है? तो मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली चट्टान सामग्री को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा भूपटल के ऊपर या पृथ्वी की सतह पर आता है तब उसे लावा कहते हैं। इतना ही आपने ध्यान रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? तो प्रथम अनुसूची देती है। देखो, जब संविधान बना था तो कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। अब कितनी है? 12 है। अनुसूची को शेड्यूल कहते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 8 शेड्यूल थे, अब हाल फिलहाल में 12 शेड्यूल है। ठीक है, आपने याद रखना है। प्रथम शेड्यूल क्या कहता है? प्रथम अनुसूची कहती है कि जो राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेशों की सूची है। द्वितीय कहती है जो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि, जैसे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, इन सभी की पेंशन का वो किया गया है। उसके बाद 7वीं, 8वीं और 10वीं। 10वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, दल बदल विरोधी कानून। 8वीं भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भाषा से संबंधित है। जब संविधान बना, ठीक है, जब संविधान बना इसमें अभी कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, याद रखना, जब संविधान बना था तो टोटल 8 शेड्यूल थे, अब 12 हैं। लेकिन अगर मैं 8वीं की बात करूं तो 22 लैंग्वेजेस का इसमें प्रावधान है। 7वीं अनुसूची क्या कहती है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1875 से 1990 के बीच मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा। ठीक है, अब बिरसा मुंडा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं।
ठीक है। देखो, बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष 1875 में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? वर्ष 1875 में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे। इनका मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दुख दूर करने के लिए भेजा है, इसलिए वे समय को भगवान का दूत मानते थे। ठीक है। उन्हें धरती आबा या जगत पिता के रूप से भी जाना जाता था। पहली चीज याद रखनी है, बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ। उन्होंने क्या कहा जाता था? धरती आबा या जगत पिता भी कहा जाता था। वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। ठीक है। उसके बाद है नाटक शकुंतला का लेखक कौन है? तो नाटक शकुंतला का लेखक कौन है? कालिदास हैं। नाटक शकुंतला के लेखक कालिदास हैं। शकुंतला, अभिज्ञानम शकुंतला, मालविकाग्निमित्रम, विश्वविक्रयम, उसके बाद महाकाव्य थे इनके कुमार संभवम, रघुवंशम, और खंडकाव्य थे मेघदूतम और ऋतु संग्राहम। ठीक है, ये कबीरदास जी के वो थे। उसके बाद है एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है? अगर मैं बात करूं एशिया कप की तो वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। एशिया कप क्रिकेट से संबंधित है। इसका पहला संस्करण 1984 में खेला गया था। एशिया कप 2023 का आयोजन 30 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को फाइनल में पराजित कर 8वीं बार खिताब जीता था। अगर मैं बात करूं क्रिकेट की तो एशिया कप, आईसीसी वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप। अगर हम फुटबॉल की बात करें तो फीफा कप, एफसीआई कप और ड्यूरेंट कप। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो मणिपुरी भी है, उड़ीसी भी है, कुचिपुड़ी भी है। रासलीला जो है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। रासलीला उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोक नाट्य है। इसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी, जबकि भारतनाट्यम, कथकली, कथक, उड़ीसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी तथा क्षत्रिय नृत्य ये क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। अगर मैं बात करूं उड़ीसी की तो उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसी है आपका उड़ीसा का। अगर मैं बात करूं मणिपुरी की तो ये है आपका मणिपुर का। अगर हम बात करें मोहिनीअट्टम की, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरला का। अगर हम बात करें कुचिपुड़ी, देखो पी से पुड़ी आता है, यहाँ हो जाएगा पुड़ी से आंध्र प्रदेश। ठीक है। कुचिपुड़ी किसका हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। क्षत्रिय आपका हो जाएगा आसाम का। ठीक है। कथकली मतलब के कथकली भी हो जाएगा आपका केरला का, और कथक जो है वो हो जाएगा आपका यूपी का। देखो सारे बता दिए हैं ट्रिक के साथ। कथकली केरला, कथक यूपी, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम किसका हो जाएगा? केरला। कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। पी से पुड़ी, पी से प्रदेश। ऐसे ही भारतनाट्यम, एन से नाट्यम और एन से नायडू, तो तमिलनाडु का हो जाएगा आपका भारतनाट्यम। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल का कार्यकाल कितना होता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनके कार्यालय का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई, तो आपने रट लेना है 1950 में की गई। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु का हो, जो भी पहले हो जाए। अगर वो पहले 65 का हो गया तो वो, या पहले 6 साल हो गया तो वो, ठीक है। जबकि अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष से 62 वर्ष तक की आयु का होता है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, निम्नलिखित देशों या महाद्वीपों में सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है? उत्तर अफ्रीका में है सहारा रेगिस्तान। देखो याद रखना है, उत्तर अफ्रीका, उत्तर मतलब सहारा। किसी को हम उत्तर बताते हैं तो उसको सहारा देते हैं, तो उत्तर से हो जाएगा आपका सहारा रेगिस्तान। दक्षिण मतलब दक्षिण अमेरिका, आटाकम्मा मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका, सोनार्थन मरुस्थल या ग्रेट वैसिन मरुस्थल।
और चीन और मंगोलिया के बीच गोबी मरुस्थल। ठीक है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? तो किसने किया? वल्लभाचार्य ने। अगर मैं बात करूं पुष्टि मार्ग की तो श्री वल्लभाचार्य, अगर द्वैत मत की बात करूं तो श्री माधवाचार्य, रामावत या रामानंदी संप्रदाय रामानंद ने, और उदासी संप्रदाय श्री चंद ने। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? तो सभी को पता होता है 7.437 इंटू 10⁻22। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो जो हिंदी भाषा है उसको भारत सरकार की राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343(a) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। दोनों चीज याद रखना, भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि। प्रधानमंत्री डैश के नेता होते हैं? जो लोकसभा की बहुमत पार्टी होती है उसके नेता होते हैं प्रधानमंत्री। जैसे अब बीजेपी की बहुमत पार्टी आई थी तो इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है मुगल लघु चित्रकारी डैश के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई? तो किसके? जहांगीर के शासनकाल में। मुगल लघु चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंची। मुगल लघु चित्रकला में देशीय विषय वस्तु चित्रकला शैली, फारसी शैली, उनके बाद यूरोपीय शैली का सम्मिश्रण रहा। मुगल चित्रकला शैली अपने चरम पर इस्लामिक, भारतीय व यूरोपियन दृश्य। इतना याद नहीं रखना भाई। ठीक है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता है एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं वो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। संसद के उच्च सदन राज्यसभा या राज्यों की परिषद का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहला जो सत्र हुआ था 13 मई 1952 को आयोजित किया गया और राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल डैश होता है? तो क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह किसी भी समय उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति जो है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें न्यूनतम लिंगानुपात है? तो किसमें है? हरियाणा में। ठीक है भाई। सबसे पहले हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, यूपी। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? तो न्यूनतम घनी आबादी किसमें है? ग्रीनलैंड में है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को डैश फसलें भी कहा जाता है? तो रबी क्रॉप्स भी कहते हैं, जो सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल के जून के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि रबी की फसलें हैं। उकाई बांध, उकाई बांध कहाँ स्थित है? तो उकाई बांध आपका गुजरात में स्थित है। गुजरात में उकाई बांध, घरोई बांध, कडाना बांध आदि। पंजाब की बात करूं तो थीन बांध, भाखड़ा बांध, सिसवन बांध आदि। आंध्र प्रदेश की बात करें तो श्रीशैलम बांध, सोमशिला बांध। अगर मैं बात करूं झारखंड की तो मैंथन बांध, पंचेत बांध और चांडिल बांध। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। देखो 5 जनवरी को शिफ्ट फर्स्ट में सेम क्वेश्चन था नागालैंड वाला कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है। आज इसमें फिर रिपीट हुआ है। हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन नागालैंड राज्य में 1 से 10 दिसंबर के बीच
उनका स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 किया जाता है, ठीक है, और इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। उसके बाद है ESIC की फुल फॉर्म बताइए, तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद है लोकसभा का अध्यक्ष डैश द्वारा चुना जाता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। पहली बैठक के पश्चात उपस्थिति सदस्यों के बीच में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सुंदरबन डेल्टा की, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरबन डेल्टा में स्थित है। एक बाघ एवं जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसे वर्ष 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना, तो 29वां राज्य कौन सा बना था, तेलंगाना, ठीक है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। आवर्ती फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र क्या है, तो 1 आवर्त काल। 1 सेकंड किए गए दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n क्या होता है, 1/t, n जिसमें आवर्ती है और t आवर्त काल है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 45 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, तो दूध जो है वो लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दूध है, जो लैक्टिक जीवाणु द्वारा लैक्टोज के किण्वन के कारण उत्पन्न होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल तथा चींटियों में फॉर्मिलिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। कनाडा की राजधानी कौन सी है, तो सभी को पता है ओटावा। कनाडा ओटावा, चीन बीजिंग, गुयाना जॉर्जटाउन और चिली सैंटियागो। पंजाब की राजधानी सभी को पता है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, लक्षद्वीप कवरत्ती, ठीक है। हॉकी खिलाड़ी जो मेजर ध्यानचंद थे उनका उपनाम क्या था, तो जादूगर विजार्ड। क्या कहते थे उनको, जादूगर। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम जादूगर विजार्ड है। इनका जन्म वर्ष 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। ये 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या डैश होती है, तो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। उसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है हीलियम की परमाणु संख्या क्या है, तो अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो He2 होता है, तो इसकी संख्या 2 है। हीलियम मतलब He, निष्क्रिय या नोबल गैस है। यह रंगीन, गंधहीन, स्वादिहीन, विषहीन भी है। इसका परमाणु क्रमांक 2 है। इसका उपयोग गुब्बारे फुलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। 6 जनवरी 2019 को जो शिफ्ट 1 का RPF SI का पेपर हुआ था, ये उसके 50 क्वेश्चन थे जिनको हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। धन्यवाद।